चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के लिए आज हम अपना एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में। जैसे मैं कई सारी वीडियो में बताया हूं अब तक एग्रीकल्चर के कि हम बात करने वाले थे आज इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म के बारे में। सो लेट्स बिगिन। ये टॉपिक बहुत ही लेंदी है एंड इसको मैं चाहूँ लोग 3-3 घंटे ले लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने में। मैं चाहूँ तो इसको बहुत छोटा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एंड लेट्स बिगिन विद द सेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, ये गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस लिए हैं। पहले ऐसा क्या था, पहले एग्रीकल्चर सिस्टम में ऐसा क्या था जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नहीं आ पाया था। आज इस पूरे पार्ट में बात करेंगे एंड बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहूंगा कि क्या भाई ये एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, सपोज मैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, ओके, सो बिजनेस का क्या पॉलिसी होता है, इसमें जितना उसमें कैपिटल लगेगा, जितना उसमें रिसोर्स लगेगा, जितना उसमें लैंड, ये सब पढ़ा है मैंने क्लास 9 में और आपने सबने पढ़ा है 9th क्लास में। ओके, सो ओके फाइन, सो दिस इज गुड। ओके, सो अगर मैं लूं तो मैं क्या सोचूंगा कि हाँ आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद उसमें कुछ डेवलपमेंट होगा, उसमें कुछ ग्रोथ होगी। ओके, यही तो होती है सबकी एक्सपेक्टेशन बिजनेस में। ज्यादातर ऐसा लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद उसमें कोई ना कोई ग्रोथ होगी। ये तो सबकी एक्सपेक्टेशन। ओके फाइन, गुड, सो दैट इज द एक्सपेक्टेशन। बट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर थाउजेंड ऑफ ईयर से इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा है, मतलब कि हजारों साल से प्रैक्टिस हो रहा है, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई। ओ माय गॉड, सो व्हाट इज दिस, मतलब कि इतने साल से प्रैक्टिस होने के बाद भी ग्रोथ ना हो पाए, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे कई सारे रीजन है, उन रीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड इसी से हमारा इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म स्टार्ट होगा। ठीक है, इवन आफ्टर दिस मच इनपुट हैज बीन गिवन इन एग्रीकल्चर, इतना सारा इनपुट दिया गया है एग्रीकल्चर में, तब भी एग्रीकल्चर की जो पेस है ग्रोथ की वो हिंडर्ड है, मतलब कि कम है, खत्म है। अगर हम बात करें आज से 50 साल पहले, मतलब कि 1951 की, तो उस वक्त एग्रीकल्चर किसमें आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर 2। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है, तो उसके पहले बहुत हाई ग्रोथ थी। इकोनॉमिक्स की बुक खोलिए क्लास 10th की, अगर उसमें आप देखोगे तो पता चलेगा कि प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ काफी हाई थी, लेकिन अभी हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ काफी कम है। लोग किस मॉडर्नाइजेशन की ओर, लोगों ऐसा कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की ओर भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बात करते हैं क्या क्या रिजल्टेंट है इसके पीछे एंड क्या क्या चीजें हैं। फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड, तो कौन ऐसा होगा इस पूरे कंट्री में जो फार्मिंग करे और सुसाइड उसे करना पड़ जाए? तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं लोग ट्राई करेंगे जिसके कारण उन्हें बिजनेस करें और फिर उसके बाद उन्हें सुसाइड करना पड़े। उसको प्रॉफिट तो मिलेगा ही नहीं। बिजनेस लोग क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए। सो लेट्स बिगिन। मैं कुछ लाइन्स है यहाँ पर, of course, मेरे सामने है, फ्रंट में डिस्प्ले हो रही हैं। Let's begin with those lines. It was mentioned in the previous page that agriculture has been practiced in India for thousands of years. Sustained uses of land without a compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agriculture development. यही बात तो मैं कर रहा हूँ तब से, कुछ और बात मैंने यही कहा कि प्रीवियस पेजेस में और अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं उसके बाद ही हमको पता चला है कि एग्रीकल्चर सालों साल से प्रैक्टिस हो रहा है, हजारों साल से प्रैक्टिस हो रहा है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो टेक्नो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं है, इसी कारण नहीं हो पाई है। टेक्नोलॉजी मतलब क्या कहने का मतलब, क्या कोशिश हो रही है भाई, क्या कहना चाहते हो? सीधी बात कहूं, पहले अगर आप देखोगे कोई मूवी देखो, सपोज मदर इंडिया, आई हैव सॉ दैट मूवी, लेट मी टॉक अबाउट दैट। सो इसमें क्या होता है कि दो गाय भैंस पता नहीं क्या होती हैं, वो खींचा करते हैं हल को एंड तब वो एग्रीकल्चर परफॉर्म होता है। ठीक है, अगर इतना डेवलप हो गया है टेक्नोलॉजी, अगर आज के बारे में बात करें तो देखते हैं हम ट्रैक्टर से होता है ये काम। ठीक है, सो ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया। पहले क्या होता था, वो गाय भैंस जितने थे, जितने भी लोग इस्तेमाल करते थे उन जानवरों को, उन एनिमल्स को, वो क्या उतनी प्रोडक्टिविटी दे पाते थे जितना आज एक दिन में ट्रैक्टर दे सकता है? नहीं दे सकता था, नहीं दे सकता। इसी कारण इंडिया के एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट घटी हुई है। चलिए बात करते हैं कैसे, क्या घटा है, क्या बढ़ा है, क्या हुआ है। ओके, in spite of development of sources irrigation, most of the farmers of a large part of the country still depends upon monsoon natural fertility in order to carry on their agriculture. मतलब कि ये बात हमको, अब फार्मर्स की क्या थिंकिंग होती है? देखो, फार्मर्स कुछ भी, जब भी वो अपने फार्म लैंड पे कुछ भी बोते हैं तो क्या सोचते हैं सबसे पहले? अरे यार क्लाइमेट सही होना चाहिए, मतलब कि वेदर सही होना चाहिए, हमारी क्रॉप को अच्छा से मिलना चाहिए। जैसे हमने अब तक क्या पढ़ा है, शुगर केन में पढ़ा था कि हमें 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट है, 75 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है। ओके फाइन, सो शुगर केन को अगर इससे ज्यादा मिल जाए तो क्या होगा? खराब हो जाएगी क्रॉप। तो अभी भी इतनी ऐसी टेक्नोलॉजी है कंट्री में, ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है कंट्री में कि इसको हम बचा सके उन क्रॉप्स को, लेकिन इतनी सारी डेवलपमेंट के बाद भी कई सारी ऐसी कंट्री में पार्ट है जिनके कारण फार्मर को सुसाइड करना पड़ता है, क्योंकि ये डेवलपमेंट सोर्सेज उनको नहीं पहुंच पाते हैं। यही तो बात है, नहीं पहुंच पाते हैं। चलिए बात करते हैं
तो अभी भी कई सारे ऐसे फार्मर हैं जो नेचुरल फर्टिलिटी और वेदर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं अभी बात करते हैं अभी इसके बारे में। फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है, तो अब ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। कैसे हो सकता है एक बड़ा इशू, कैसे हो सकता है बड़ा इशू? खाते हो जिन क्रॉप्स को, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ऑफकोर्स वो एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स उनको प्रोड्यूस करते हैं, तभी तो हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के बाद इतने कम फार्मर्स, तो क्या बढ़ा सकता है कंट्री में कई सारे क्रॉप्स की ये क्या शॉर्टेज बढ़ा सकता है कि कंट्री में शॉर्टेज नहीं, तब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। तो मैंने आज से एक वीडियो पहले या 2 वीडियो पहले किसी वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जिस कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, वो कंट्री बकवास होती है, मतलब अच्छी नहीं है, उसकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं है। ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो कंट्री डेवलपमेंट की हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो कंट्री नहीं डेवलप हो रही है, ऑफकोर्स। सो अगर शॉर्टेज हो जाएगी तो ऑफकोर्स, अगर अब लोग मर रहे हैं, चाहे जितना पैसा होगा उनके पास, वो पैसा देकर उन सामान को खरीदेंगे तो वो बाहर से आएगा, महंगा होगा, और हमारी कंट्री एक डेवलप कंट्री नहीं मानी जाएगी। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट होना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इतने देर से दो घूम रहा हूं। चलिए लेट्स बिगिन। दस कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है? कई सारी चीजों को कलेक्ट करना, कलेक्टिवाइजेशन होता है। कंसोलिडेशन क्या होता है? कई सॉलिफाई करना किसी चीज को, ठीक है। अगर ओके फाइन, जो आप समझ गए होंगे, लैंड को कंसोलिडेट करना, और ये होल्डिंग्स मतलब क्या है, ठीक है। सपोज अगर किसी के पास 10 हेक्टेयर लैंड है, 10 हेक्टेयर लैंड को अगर एक इंसान है तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उसकी, हो सकता है। एंड अगर यही 10 लोगों के बीच में बढ़ जाए तो इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी, ठीक है। तो कंसोलिडेशन एंड कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंडिंग होल्डिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। जमींदारी एक ऐसा सिस्टम था जो कि वुड के ऊपर टर्माइट, समझ लो टर्माइट्स क्या होते हैं? दीमक। वो क्या होते हैं? वुड्स को खोखला कर देते, खत्म कर देते हैं। वैसे जमींदारी सिस्टम था, एग्रीकल्चर सेक्टर को खत्म कर रहा था। तो क्या हुआ? एबॉलिशन ऑफ जमींदारी हुई। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का बहुत बड़ा सा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था? 1951 में लॉन्च हुआ था। ध्यान से, आज फास्ट चलेगा सेशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 1951 में चला था अपना पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसका यही था। जमींदारी उस वक्त नहीं, काफी पहले से अबॉलिश्ड है। एंड लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि कब ये इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। We are given priority to bring out institutional reforms in the country and independence. Okay, land reforms were the main focus of first 5 year plan. मैं क्यों लाइंस बोल रहा हूँ पहले, बुक से पहले लाइंस बोल रहा हूँ आपके, क्योंकि मुझे पता है कि बुक में आगे लाइन यही आने वाली है, क्योंकि मैं इसको 10 बार रिविजन कर चुका हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में बात करते हैं। तो ये कब था? 1951 में। मैंने ऑफकोर्स आप चेक कर सकते हो इंटरनेट पे अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो। एंड ये एकदम करेक्ट है। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, जिसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ध्यान देना। क्यों ध्यान देना? क्योंकि कंट्री की डेवलपमेंट एग्रीकल्चर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑलरेडी फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं लैंड होल्डिंग के, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑफकोर्स। इसीलिए तो कलेक्टिवाइजेशन कंसोलिडेशन की बात हुई है। फ्रेगमेंट से लैंड को जोड़ना पड़ेगा ऑफकोर्स, तभी तो कंसोलिडेट, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फाइन। द लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वेर इनएक्टेड बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैकिंग ऑन ल्यूकवार्म। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पैक्ट अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म क्या थे? ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, बहुत ही बड़े, हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े मूवमेंट थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है इंडिया में? MS स्वामीनाथन। पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। ओके, ये नाम दोनों याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं बता दिया, कोई बुरी बात नहीं है। 1960 से 1970 के ऊपर बीच में इनके ऊपर बहुत जोर दिया गया। क्यों? क्योंकि पता था कि इसी के थ्रू हमारी कंट्री डेवलप कर सकती है। इंडिपेंडेंस के बाद डेवलपमेंट की बहुत सख्त जरूरत है ताकि कंट्री डेवलप होकर आगे बढ़ सके, लेकिन नहीं डेवलपमेंट है, तो इसीलिए तो ये कर रहे हैं। तो ठीक है, तो कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन पैकेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन में HYV सीड, मॉडर्न फार्म, क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन? मॉडर्न फार्मिंग मेथड है ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो HYV सीड का प्रयोग करें, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को बढ़ाएं, तो क्या होगा कंट्री में? क्या होगा? ग्रीन रिवॉल्यूशन बढ़ेगा तभी तो कंट्री में क्या होगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उनका हमें कभी भी शॉर्टेज नहीं होगा, तो एक्सपोर्ट होगा ना कि इंपोर्ट होगा, तो कंट्री में डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होगा तो लोगों के बीच में डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा, काफी सारी चीजें हैं। इकोनॉमिक्स खोलो, मैं तो कई बार कहूंगा कि ये चैप्टर को अगर खोलना है तो इकोनॉमिक्स की बुक साथ में खोलो और बोलो इकोनॉमिक्स की बुक साथ में खोलो और बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आएगा भूदान वाला पार्ट, वो मैं नहीं पढ़ूंगा, वो मैं एक लाइन खटाखट पढ़ दूंगा, आप उसको देख लेना, वो उसमें काफी बड़ा रोल है सब लोगों का, श्री रामचंद्र रेड्डी बहुत सारे, ठीक है। सम ऑफ द स्ट्रेटेजी इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में ऐसा क्या क्या हमने इंप्रूवमेंट देखी है, स्ट्रेटेजीज क्या क्या थी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो स्ट्रेटेजीज, KCC किसान क्रेडिट कार्ड, और एक है PAIS। मतलब कि क्या है PAIS? PAIS अपनी नन अदर देन द पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम फुल फॉर्म याद रखना। KCC क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। सो ये याद रखना पड़ेगा।
स्ट्रेटजीज। क्या स्ट्रेटजीज थी इसमें दिया हुआ है, काफी इनिशिएटेड। 1980s से 1990s के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वेर इनिशिएटेड, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है, विच इंक्लूड्स द बोथ इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज टेक्निकल रिफॉर्म, जिनमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म का था इनिशिएशन, इसीलिए हम इस हेडिंग यही दिए हैं। लास्ट में इसका कंक्लूजन भी निकला है कि कब से स्टार्ट हुआ था, 1980s से 1990s के बीच में। सो ये एक सोच है। आगे बढ़ते हैं और इसको हम काफी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट गवर्नमेंट ने किया, लेकिन अभी भी ये कई जगह तक नहीं पहुंच पाया है। आगे उसके बारे में बात करेंगे। चलिए बिगिन करते हैं। प्रोविजंस फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट of Grameen Bank, Cooperative Society and Bank for the providing loan facilities. फार्मर, देखो फार्मर्स जिनके पास कैपिटल नहीं होता वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है। तो लोन से डेब्ट ट्रैप आता है, वो आप क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 3 में शायद, ओके, मनी क्रेडिट्स में शायद, ओके फाइन। सो क्या होता है, फार्मर्स लोन लेते हैं, लोन का इस तरफ से ले लिया भाई, ले लिया, उसको भरने के लिए इससे लोन ले लिया, इसको भरने के लिए उससे लोन ले लिया। तो क्या हो गया, लोन का एक ट्रैप बन गया। अब या तो कभी बहुत बढ़िया प्रोडक्टिविटी हो तभी वो पे हो पाएगा, और प्रोडक्टिविटी तो अच्छी ज्यादातर होती ही नहीं है, एमएसपी अच्छी होती ही नहीं है, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, लोन से कभी बाहर नहीं आएंगे, तो क्या करें, सुसाइड करें, पैसा नहीं है उनके पास, यही तो है। तो ये एक बहुत सीरियस इश्यू है, ये हम लोग मजाक में नहीं ले सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो डेवलपमेंट नहीं हो सकता कंट्री का जब तक एक एक इंसान एजुकेशनली हेल्थ फैसिलिटी के लिए, एजुकेशनल फैसिलिटी के लिए उसको जितनी चीजें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बिना वो नहीं ग्रो कर सकती कंट्री। तो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ग्रोथ होगी, ओके। सो किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम के बारे में आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। In some other scheme introduced by the government of India in the benefit of farmers, moreover the special weather bulletins and agriculture program of farmers were introduced in the radio televisions. So remember one more thing कि क्या किया गवर्नमेंट ने, इतना ही कर देने से कुछ नहीं होता है, इतना ही कर देने से कुछ नहीं होता है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड चला दी, योजना चला दी, ये योजना चला दी, बस ठीक है, इतना नहीं होता। इन्होंने स्पेशल वेदर बुलेटिन्स निकाली, इससे क्या होता है, फार्मर्स रेडियो पे अगर सुनेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा, हाँ ये, तो वो जितने प्रिकॉशंस लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, और काफी सारे लोगों को ये बताए, मतलब फार्मर्स को बताया गया कि ये चीजें अगर आप ग्रो करोगे तो आपका फायदा होगा, ये चीजें, मतलब उनको काफी सारी टिप्स दी गई और काफी सारी चीजें बताई गई कि ये करिए तो आपका ग्रोथ हो सकता है। गवर्नमेंट इसको हेल्प करने के लिए मिनिमम एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस की। क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा है, किस चैप्टर में पढ़ा है, हमने पढ़ा है फूड भी, क्या लास्ट चैप्टर था, 4th चैप्टर था, 4th चैप्टर में हमने बात किया था कि फूड, इस साल तो वो कट गया है चैप्टर, तो भाई उन लोगों जो क्लास 9 से 10th में आ रहे हैं उनको तो नहीं पता चलने वाला है क्या है वो, अगर वो खुद से नहीं पढ़ेंगे तो, ठीक है। सो लास्ट चैप्टर था, चैप्टर 4 था, उसमें हमने क्या क्या बात की थी कि फूड एसेसिबल, अवेलेबल, यही सब के बारे में बात की थी। अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसे याद रखना। तो उसी में एमएसपी के बारे में पढ़ा है, उसी में हमने एफसीआई के बारे में पढ़ा है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्या क्या लॉसेस हैं उसके, क्या क्या प्रॉफिट्स हैं उसके, तो सबके बारे में बात किया था। इसमें ग्राम स्वराज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के बारे में बात की गई है, क्या हुआ था, विनोबा भावे ने और अपने महात्मा गांधी जी ने, सत्याग्रही थे ये, इन्होंने अपने आइडियाज को पहुंचाया लोगों तक, जिसमें काफी सारे जब नहीं थे महात्मा गांधी तो उनका आइडिया लेकर वो काफी सारे दूसरे लोगों तक पहुंचाया गया। वो आइडिया पहुंचाने के लिए कौन कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब लोगों एक बार पहुंचे, ये एक बार एक सभा कर रहे थे, तो सभा में ये पहुंचे तो कई सारे फार्मर्स आए और कहे कि अरे हमारे पास तो लैंड ही नहीं है, हम तो लैंडलेस हैं, रोने लगे, कहे कि भाई आप हमारे लिए क्या हुआ। तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम गवर्नमेंट जाके पार्लियामेंट में बात उठाएंगे कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम्स है फार्मर्स के साथ, ओके। सो इन प्रॉब्लम्स को उठाने से क्या होता है भाई, फायदा भी तो पहुंचना चाहिए। तो क्या हुआ, एक तुरंत आए श्री रामचंद्र रेड्डी, उनका नाम है इसमें, मेरे सामने भी यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, सॉरी, हाँ ठीक है, श्री रामचंद्र रेड्डी नाम है, ओके। ये आए तुरंत और इन्होंने अपने 80 एकर्स लैंड, कितने बड़े, अपना काफी बड़ा लैंड का हिस्सा, लैंड पोर्शन दे दिया। तो इसे ग्राम दान कहते हैं, भूदान कहते हैं। भूदान क्या होता है, मतलब कि लैंड को हमने डोनेट कर दिया, ओके फाइन। सो काफी सारे फार्मर्स को हेल्प हुई, किससे, कितने 80 फार्मर्स को शायद मिले, हाँ 80 एकर्स टू 80 लैंडलेस, मतलब कि 1 एकड़ पर अपनी कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। देखो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का क्या क्या है इकोनॉमी में और क्या हमारा एम्प्लॉयमेंट आउटपुट आने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं, फटाफट बात करते हैं। एग्रीकल्चर हैज बीन अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्यों बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की एग्रीकल्चर, बिकॉज अभी बताया है कुछ देर पहले, 10 बार नहीं रिपीट कर सकते, हम आपको बता दिए हैं पहले ही। डोमेस्टिक चीज इनका काफी बड़ा रोल होता है, कैसे होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th इकोनॉमिक्स, उसमें हमने पढ़ा है जीडीपी कैसे एस्टिमेट होती है, किसी भी कोई एक मिनिस्ट्री है उसने इसको एस्टिमेट किया है, वो आप लिख के कमेंट सेक्शन में जाना,
ठीक है, कि उस मिनिस्ट्री का क्या नाम है। मैं बताता हूँ जीडीपी क्या होती है। मान लो अगर एक बिस्किट है, बिस्किट उसमें भी वही एग्जाम्पल दिया गया है, बिस्किट है, बिस्किट किससे बनती है, व्हीट से बनती है, ठीक है, वो रिफाइंड फ्लोर भी हो सकता है, फ्लोर, ओके। सो क्या होता है, उनको हम कहां से पाते हैं, फार्मर्स हमको प्रोवाइड करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर का भी रोल आ गया। फिर वो कहां तक आता है, ट्रांसपोर्ट होके फिर वो इंडस्ट्री में आता है, तो ट्रांसपोर्ट तो पहले ही आ गया, मतलब कि सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर मतलब कि टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर मतलब कि सर्विस सेक्टर। बाद में आता है एग्रीकल्चरल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है। फिर बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, उसी सेक्टर में बात हुई है, ठीक है। तो जीडीपी का एस्टिमेशन ऐसे होता है 1951 से ऑनवर्ड 2010 में टोटल काफी सारा जीडीपी में इनका काफी लॉस हुआ है, काफी अच्छे से नहीं प्रोक्लेम हुई है, लेकिन बाद में जब इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म आई तो ये अच्छे से हो रहा है। Was employed on a farm sector. Chapter number 1, Development of India. Development chapter का नाम है केवल। Stagnation of agriculture of a land declining spheres. Okay, economy having a wider implication for society considering the importance of agriculture in India. The government of India made a concentrated effort to modernize agriculture, establishing an Indian Council. Okay, Indian Council of Agricultural Research, ये भी याद रखना, ICAR, Indian Council for Agricultural Research, इसको याद रखना। इनको गवर्नमेंट ने इनको फॉर्म किया ताकि ये क्या करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में हेल्प करें लोगों की, ठीक है। तो एनिमल ब्रीडिंग सेंटर इन्होंने किया, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट किया। हॉर्टिकल्चर क्या मतलब कि हमने हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में बात की, कौन कौन सी थी, शुगर केन है, बहुत सारी क्रॉप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उन्हें याद रखो, ठीक है। वेटनरी सर्विसेज, वेटनरी सर्विस मतलब कि एनिमल के लिए डॉक्टर, वेटनरी उसको कहते हैं, ठीक है। तो वेटनरी सर्विसेज की, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर खोले, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट किया, रिसर्च डेवलपमेंट, काफी सारे इन लोगों ने काम किए हैं। इस काम को आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्दर। ये जीडीपी की एक टेबल है, यहां डिस्प्ले होने वाली है, ये टेबल को याद रखो, ठीक है। फ्रॉम टेबल 4.1 इट इज क्लियर दैट थ्रू द जीडीपी ग्रोथ रेट इट हैज इंक्रीज ओवर अ ईयर, इट इज नॉट अ जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। ये हमको पता चल रहा है कि धीरे धीरे जितना ज्यादा ये ग्रोथ होती जा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर, जितना ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर डिग्रेड होता जा रहा है, जितना ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर को हानि पहुंच रही है, उससे ही हमें पता चल रहा है कि कंट्री में कितनी प्रॉब्लम है। अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए, मतलब कि हमको ये पता होना चाहिए कि हाँ, ये बहुत आगे जाकर बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है। ओके फाइन। टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। ऑफकोर्स इसी में हमने ग्लोबलाइजेशन में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये क्या हुआ है, फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ी सिचुएशन बन गई है कि भाई अब हम क्या करें, बाहर के भी लोग यहीं पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम भी ये प्रोड्यूस करें, तो कैसे हमारा क्या फायदा होगा, हमारा क्या पैसा आएगा। तो ये हमारी जो टेबल है उसको याद रखिएगा। तो सोसाइटी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, उसके ऊपर हमें पता, हम आगे बात करेंगे जब ग्लोबलाइजेशन। आज केवल इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चरल रिफॉर्म है। एग्रीकल्चरल सेक्टर सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज्ड बाय लीडिंग ऑन इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। मोर ओवर द रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज, इम्पोर्ट ड्यूटीज का रिडक्शन हुआ। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैव प्रूव्ड दैट डिटरमिनेबल to the agriculture in the country। एक बार उसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। फार्मर आर विथड्रॉइंग द इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। ओके, ठीक है। तो डाउनफॉल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके फाइन। इससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर के सेक्टर का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है क्यों वो पीछे है, ठीक है। सो ये हमको याद रखना है कि क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट का डाउनफॉल हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, फार्मर्स को ज्यादा फायदा मिल नहीं रहा है, एमएसपी अच्छी मिल नहीं रही है, तो क्या करें, वो डेब्ट ट्रैप में फंस रहे हैं छोटे छोटे फार्मर्स, और फर्दर उन्हें काफी सारे फार्मर्स को सुसाइड कमिट करना पड़ता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंट्री की, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कई बार मैंने चैप्टर में आपको ये डिस्कस किया है, ठीक है। तो हमने अब तक जो पढ़ा है वो है एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, कंसोलिडेशन, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड, वी हैव स्टडी और PAIS मतलब कि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। फिर हमने पढ़ा KCC किसान क्रेडिट कार्ड। फिर हमने पढ़ा ICAR मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ओके, ठीक है। ये सब चीजें हमको याद होनी चाहिए। जीडीपी हमने कैसे एस्टिमेट की अभी बताया मैंने आपको। चैप्टर नंबर 2 को पढ़ लेना ताकि आप जीडीपी समझ सको। चैप्टर नंबर 1 को पढ़ लेना ताकि आप डेवलपमेंट समझ सको। चैप्टर नंबर 3 को पढ़ लेना इकोनॉमिक्स के, ताकि आप समझ सको क्या होता है डेब्ट ट्रैप। सो सारे चैप्टर को वैसे ही पढ़ना ही है, एंड सारे चैप्टर को याद रखिए, एंड इंपॉर्टेंट है। कैसा सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है उस इकोनॉमिक्स की बुक में मुझे चैप्टर 3 लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, सो स्टडी दो चैप्टर 8, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी फाइन, स्टे ट्यून्ड विद अस with the geography genius tutorial। I hope you like this video। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, नहीं समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना ड्रॉप करो। कुछ भी अगर फास्ट लगा हो, इसमें नहीं समझ में आया हो, तो मेरे को जीमेल कर सकते हो। जीमेल इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल है, जीमेल कर देना। जीमेल से मैं आंसर करूंगा, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं कर पाता। ओके फाइन, चलिए, थैंक यू।